नमस्कार साथियों। जेएसएससी के लिए नागपुरी व्याकरण को पढ़ते हुए आज ये हमारा 10वां वीडियो क्लास है, जिसमें हमारा टॉपिक है वो है समास। इसके साथ ही साथ में आज के इस वीडियो क्लास में हम वाक्य रचना के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आइए आज के इस वीडियो क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा देखते हैं और समास को समझने का कोशिश करते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्दों के बीच में प्रत्यय का लोप हो जाता है और एक नए शब्द का निर्माण होता है, तो उस नए शब्द को ही हम लोग कहते हैं समास। और जिन दो या दो से अधिक शब्दों के बीच में जो प्रत्यय का लोप हुआ है, उन शब्दों को हम लोग कहते हैं समासिक पद, जिनसे समास शब्द का निर्माण हुआ है। एक बार फिर से समझिए कि जब दो या दो से अधिक शब्दों के बीच में प्रत्यय का लोप हो जाता है और उन शब्दों के जुड़ने से एक नए शब्द का निर्माण होता है, उसी शब्द को हम लोग कहते हैं समास। उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है, दुई या दुई से बेसी शब्द कर मेल से नवा शब्द बनेला उके समास कहल जाएला। अब उसको दूसरे तरह से परिभाषित किया गया है, दुई या दुई से बेसी शब्द कर परस्पर संबंध बताए वाला चाहे प्रत्यय कर जब लोप होए जाएला और उ दुई या दुई से बेसी शब्द से जे नवा शब्द बनेला उके उसन शब्द के समासिक शब्द कहल जाएला। और ओहे दुइयो दुइयो दुई या दुई से बेसी शब्द कर संजोग से बनल शब्द के समास कहल जाएला। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि समासिक पद क्या होगा। जिन दो शब्दों से नए शब्द का निर्माण हुआ है, उन दो शब्दों को हम लोग कहेंगे समासिक पद, समासिक शब्द। और जो नया शब्द बनेगा उसे हम कहेंगे समास। और ये समास कब बनेगा? जब दो या दो से अधिक शब्दों के बीच में जो प्रत्यय है उसका लोप हो जाएगा और दो या दो से अधिक शब्द जो है वो आपस में जुड़ जाएंगे और एक नए शब्द बनाएंगे, तो उसे नए शब्द को ही हम लोग कहेंगे समास। अब नागपुरी में जो है वो समास का बहुत ही कम प्रयोग होता है, ज़्यादा प्रयोग नहीं होता है, लेकिन फिर भी से यहाँ पर हम लोग देखेंगे समास के कुल नागपुरी में जो है वो हिंदी भाषा के जैसे ही भेद हैं। तो यहाँ पर नागपुरी भाषा में समास के कुल 7 भेद हैं। तो उसमें से सबसे पहला जो भेद है वो है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है? जब समास का अंतिम पद प्रधान हो, और जब समास का अंतिम पद प्रधान होता है तो उसे ही हम लोग कहते हैं तत्पुरुष समास। ऐसा समास जिसमें शब्द का अंतिम पद प्रधान हो, उसे हम कहते हैं तत्पुरुष प्रधान। तो उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है, तत्पुरुष समास में आखिरी पद प्रधान होवेला। जैसे इसका उदाहरण है बन मानुष, तो बन में रहने वाला मनुष्य, तो इसमें जो लास्ट पद है मानुष, जो पद है वो है प्रधान। तो इस तरह से ये हो गया हमारा तत्पुरुष समास। फिर यहाँ पर जो शब्द है कड़ बेचुआ, तो यहाँ पर काड़ा को बेचने वाला, तो वो हो जाएगा यहाँ पर कड़ बेचवा। तो लतखोर, तो यहाँ पर हो जाएगा लतखोर। तो यहाँ पर ये जो शब्द हैं इनमें हम देख पा रहे हैं कि जो अंतिम पद है इस समास में अंतिम पद प्रधान है, इसीलिए ये हो गए हमारे तत्पुरुष समास। अब दूसरा जो प्रकार होता है समास का वो है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहा जाता है? जिस समास का पहला पद जो है वो विशेषण हो, जिस समास पद का पहला पद विशेषण हो उसे हम लोग कहते हैं कर्मधारय समास। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है घोड़ मुहा, तो यहाँ जो पहला पद है घोड़ वो है हमारा विशेषण, तो घोड़े जैसा मुंह वाला, तो ये हो गया हमारा घोड़ मुहा। फिर यहाँ पर लल मटिया, तो यहाँ पर लाल मिट्टी जैसा। पीसल हरदी, तो यहाँ पर पीसा हुआ हरदी। गूढ़ा चाउर, तो चाउर जो है वो गूढ़ा है। तो पहला पद, ऐसा समास जिसमें पहला पद विशेषण हो, ऐसे समास को हम लोग कहते हैं कर्मधारय समास। अब हम लोग देखते हैं जो तीसरे प्रकार का समास है वो है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होगा कि जहाँ पहला शब्द जो है वो संख्यावाचक होगा, जहाँ जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होगा, संख्या का बोध कराता होगा, वैसे समास को हम लोग द्विगु समास कहेंगे। जिस समास पद में पहला पद जो है वो संख्या का बोध कराता होगा, संख्या का ज्ञान कराता होगा, ऐसे समास को हम लोग द्विगु समास कहेंगे। जैसे यहाँ पर दुअन्नी, तो यहाँ पर जो दु शब्द है वो क्या है?
संख्या का बोध करा रहा है। फिर यहाँ पर चार गोड़वा, तो यहाँ पर जो चार है वो भी संख्या का बोध करा रहा है। दोपहरिया, तो यहाँ पर जो दू शब्द है वो भी हम लोगों को अ, संख्या का बोध करा रहा है। इसीलिए ये समासिक पद जो है, ये जो समास है वो द्विगु समास हो जाएगा। दुबतिया तो दो बत्ती वाला, फिर दुधरिया तो दो धारी वाला, नवरत्न नौ रत्नों वाला। तो इस तरह से ये जो समास है उसमें पहला पद जो है वो संख्या है, इसीलिए ये हो गया हमारा द्विगु समास। इससे आगे हम लोग देखते हैं जो समास का जो चौथा टाइप है वो है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होगा? द्वंद्व समास कर माने है जोड़ा। द्वंद्व समास का अर्थ होता है जोड़ा, जिसमें जो पहला पद है वो और दूसरा पद है वो दोनों का दोनों जो है वो संज्ञा होता है, और उनके बीच में एक और उनके बीच कर संयोजक लोप होवेला, और उन दो संज्ञा शब्दों के बीच में जो संयोजक चिन्ह है उसका वो जो संयोजक चिन्ह है वो छिप जाता है। लोप कहने का मतलब है छिप जाना। तो इसी को लिखा हुआ है द्वंद्व समास कर माने है जोड़ा, मतलब जोड़ा का अर्थ होता है पैर में, जैसे एक हो गया और ये हो गया, तो इस पूरे को हम लोग कहेंगे एक जोड़ा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा जोड़ा का अर्थ। अब हम लोग इस द्वंद्व समास को आगे परिभाषित करते हैं। तो यहाँ पर है जेकर दुयो पद संज्ञा होवे और बीच कर संयोजक लोप होवे उके द्वंद्व समास कहेना। मतलब ये हुआ कि जिस समास में दोनों पद संज्ञा होंगे और दोनों पद के बीच में जो संयोजक चिन्ह है वो छिप जाएगा, तो ऐसे समास को हम लोग द्वंद्व समास कहेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है माए बाप, बाप बेटी, भाई बहन, छोड़ा छोड़ी, बेटी दामाद, दूध भात, दही चिवड़ा, राजा प्रजा, लाव लश्कर। तो ये जो शब्द हैं उस वो दोनों के दोनों पद संज्ञा है, और दोनों के दोनों पद के बीच में संज्ञा पद के बीच में संयोजक लोप है, इसीलिए हो गए हमारे द्वंद्व समास। अब हम लोग देखते हैं अव्यय समास क्या होता है, अव्ययी समास क्या होता है। अव्यय समास कहने का अर्थ है जिसका पहला पद अव्यय होगा, ऐसा समास जिसका पहला पद जो है वो अव्यय होगा, उसी का प्रधानता होगा, और जो शब्द बनेगा वो क्रिया विशेषण का काम करेगा, उसे हम अव्ययी भाव समास कहेंगे। तो उसमें से कुछ थोड़े से ही चीजों को यहाँ पे लिखा हुआ है। अव्यय कर जोग से जोन शब्द बनेला उके अव्ययी भाव समास कहल जाएला। तो यहाँ पर आप लोगों को ये समझना होगा कि अव्ययी भाव समास उस समास को कहते हैं जिसमें समास का पहला पद अव्यय होगा, उसी की प्रधानता होगी, और जो शब्द बनेगा वो क्रिया विशेषण शब्द बनेगा। तो ये होता है अव्ययी भाव समास। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कौन खन, कौन बटे, ऊ लाई, हर घड़ी। तो ये जो शब्द हैं ये सारे के सारे जो शब्द हैं वो हैं क्रिया विशेषण, और इसमें जो पहला पद है वो है अव्यय। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कौन शब्द, कौन जो है वो अव्यय है, ऊ जो शब्द है वो भी अव्यय है, हर जो शब्द है वो भी अव्यय है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जिस समास में पहला पद अव्यय हो, उसी की प्रधानता हो, और जो शब्द बनेगा वो होगा क्रिया विशेषण, उसे उस समास को हम लोग बोलेंगे अव्ययी भाव समास। जो छठा है वो है नैया समास। तो नैया समास में क्या होगा? जोन सामासिक शब्द कर पहिल अंश से नकारात्मक भाव प्रकट होवेला ओके नैया समास कहल जाएला। जिस समास से पहले पद जो है वो नहीं, मतलब नकारात्मक भाव प्रकट करता हो, उस समास को हम लोग नैया समास कहते हैं। जैसे बेलूरा, अनसुन, अनजान, फिर है अनसंहार, उसके बाद अनहोनी। तो इससे नहीं, बेलूरा का मतलब है बिना लूर वाला, बिना ढंग वाला, तो उसको हम लोग बेलूरा कहते हैं। तो इससे नकारात्मक भाव आ रहा है, इसीलिए हम लोग इस समास को नैया समास कहेंगे। अब हम लोग जो सातवां प्रकार है वो है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होगा कि इसमें पहला पद और अंतिम पद दोनों ही प्रधान नहीं होंगे, लेकिन इन जो बाहर से आकर के कोई अलग अर्थ ये देंगे। बाहर का शब्द जो है वो बाहर का जो शब्द है वो अर्थ देगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है नीलकंठ, तो नीलकंठ का अर्थ होता है नीले कंठों वाला। तो नीलकंठ कहा जाता है भगवान शिव को। तो यहाँ पर पहला पद ना ही नील यहाँ पे
प्रधान है, ना ही यहाँ पे कंठ प्रधान है, बल्कि यहाँ पर जो है वो बाहर से जो एक शब्द आया जो भगवान शिव के लिए कहा जाता है नीलकंठ, तो वो प्रधान हो गया, तो इसीलिए इसे कहा जाता है बहुव्रीहि समास। उसी तरह से हम लोग प्रयोग करते हैं लंबोदर, तो लंबोदर जो है लंबा उदर वाला, तो वो क्या हो गया, भगवान गणेश के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, तो वो लंबोदर भगवान गणेश को कहा जाता है। तो लंबोदर जो शब्द है उसमें ना पहला पद प्रधान है ना दूसरा पद प्रधान है, बल्कि बाहर से आने वाला जो तीसरा अर्थ है वो प्रधान हो जा रहा है, तो ऐसे समास को हम लोग कहते हैं बहुव्रीहि समास। कनपातर का अर्थ होता है कन कम सुनने वाला, कनपातर का अर्थ होता है कम सुनने वाला, तो यहाँ पर कनपातर का अर्थ होता है कम सुनने वाला, तो यहाँ पे भी जो तीसरा अर्थ है वो यहाँ पे प्रधान हो रहा है। उसी तरह से यहाँ पे कमल नयन है, तो ये भी जो है वो हमारा बहुव्रीहि समास है। तो अब हम लोग देखते हैं बहुव्रीहि समास का परिभाषा क्या है। तो समास में आवल पद के छोड़ के जब कोनो दोसर पदार्थ कर प्रधानता होवे उके बहुव्रीहि समास कहेना। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि नीलकंठ में जो समास के दो पद थे, नील और कंठ, नीले कंठों वाला, तो उन दोनों ही चीजों का अर्थ जो है वो प्रधान नहीं हुआ, बल्कि भगवान शिव यहाँ पर वो अर्थ में आ गए। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहा है कि समास में आवल पद के छोड़ के जब कोनो दोसर पदार्थ कर प्रधानता होवे तो उके बहुव्रीहि समास कहेना। तो इस तरह से हमारा जो ये समास है वो खत्म होता है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वाक्य संरचना। वाक्य संरचना जो है वो मुझे वर्ण विचार शब्द विचार के बाद ही पढ़ाना था, लेकिन ये छूट गया था, तो आज हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो मनुष्य जब अपने मन की बातों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए और दूसरे की मन को बातों को अपने समझने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है उस माध्यम को हम लोग कहते हैं भाषा। और भाषा का सबसे छोटा इकाई होता था वर्ण, और उन्हीं वर्णों का एक सुसंगठित रूप को हम लोग कहते थे शब्द। और जब इन्हीं शब्दों को हम लोग एक अर्थपूर्ण जब हम शब्दों को एक अर्थपूर्ण ग्रुप में, एक अर्थपूर्ण समूह में सजा करके लिखते हैं या बोलते हैं, तब हम लोग उस अर्थपूर्ण शब्दों के उस अर्थपूर्ण समूह को वाक्य कहते हैं। अब वाक्य जो है वो हमारा तीन प्रकार का है। पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है मिश्र वाक्य, तीसरा होता है संयुक्त वाक्य। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सरल वाक्य क्या है। तो सबसे पहले है हमारा सरल वाक्य। सरल वाक्य जोन वाक्य में एक ठो क्रिया और एक ठो कर्ता होवे उके साधारण या सरल वाक्य कहेना। मतलब ये है कि जिस वाक्य में एक कर्ता हो और एक ठो क्रिया हो, तो ऐसे छोटे साधारण वाक्यों को हम लोग सरल वाक्य कहते हैं। जैसे बर्दरी गरजेला, बजर गिरेला, तो ये जो है वो क्या है, साधारण वाक्य है। अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य क्या होता है, जब दो या दो से अधिक जब दो या मिश्र वाक्य में क्या होगा कि एक मुख्य वाक्य होगा और उससे जुड़ा हुआ एक उपवाक्य होगा। मुख्य वाक्य जो होगा उसका अर्थ अपने आप में कंप्लीट होगा, लेकिन जो उपवाक्य है वो अपने अर्थ को पूरा करने के लिए मुख्य वाक्य पर निर्भर करता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, वो कौन आदमी है जे महात्मा गांधी के नी जाने। तो यहाँ पर जो पहला वाक्य है वो कौन आदमी है, ये मुख्य वाक्य है जिसका अपने आप में अर्थ जो है वो कंप्लीट है। लेकिन जे महात्मा गांधी के नी जाने, ये जो वाक्य है ये है उपवाक्य, क्योंकि ये अपने अर्थ को कंप्लीट करने के लिए, अपने अर्थ को पूर्ण करने के लिए इस वाक्य पर निर्भर है, तो ये हो गया उपवाक्य। तो जब मुख्य वाक्य और उपवाक्य के मिश्रण से कोई एक वाक्य का निर्माण होता है, तब हम लोग उसे कहते हैं मिश्र वाक्य, तभी हम उसे कहते हैं मिश्र वाक्य। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर आप लोगों को मिश्र वाक्य समझ में आ गया होगा। तो उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है, जोन वाक्य में एगो साधारण वाक्य कर अलावे उकर अधीन उसके अधीन कोनो दोसर वाक्य होवे उके मिश्र वाक्य कहेना। तो इस तरह से मिश्र वाक्य खत्म हुआ। अब तीसरा जो प्रकार है वो है
संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होगा? जब दो या दो से अधिक जो सरल वाक्य हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं और एक बड़े से वाक्य का निर्माण करते हैं, तब हम लोग उसको कहते हैं संयुक्त वाक्य। और संयुक्त वाक्य में जो छोटे छोटे वाक्य हैं जो जुड़ करके संयुक्त वाक्य बनाए हैं, उन छोटे छोटे वाक्यों का स्वतंत्र अर्थ भी होता है, लेकिन जो मिश्र वाक्य में जो उपवाक्य था उसका स्वतंत्र अर्थ नहीं था। और संयुक्त वाक्य में जो छोटे छोटे जो वाक्य हैं जो मिल करके एक बड़े वाक्य का निर्माण किए हैं जिसको संयुक्त वाक्य कह रहे हैं, उन छोटे छोटे वाक्यों का अपने आप में भी अर्थ होगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, घुमड़ा आजा इतना खसी पीठा खा लें कि सुतते हैं पेटे बाथा होवे लागलक, और बाथा इतना बढ़लक कि वैद बोलायक परलक। तो यहाँ पर देखिए जो जो यहाँ पे जो जो वाक्य है, घुमड़ा आजा इतना खसी पीठा खा लें कि सुतते हैं पेट बाथा होवे लागलक। तो ये जो है वो एक वाक्य है। उसके बाद में नहीं, ये एक वाक्य नहीं है, एक मिनट। यहां से लेकर के घुमड़ा आजा इतना खसी पीठा खा लें, ये एक वाक्य है जिसका अपने आप में अर्थ जो है वो कंप्लीट है। फिर आगे जो लिखा हुआ है, पेट में बाथा होवे लागलक, सुतते हैं पेट में बाथा होवे लागलक, ये दूसरा वाक्य है। उसके बाद में बाथा इतना बढ़लक, ये तीसरा वाक्य है। वैद बोलायक परलक, ये चौथा वाक्य है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि चार वाक्यों के मिलने से यहाँ पर एक वाक्य का निर्माण हुआ है, और इन चारों वाक्यों का अपना अपना स्वतंत्र स्पष्ट अर्थ भी है। ये अपने अर्थ को पूर्ण करने के लिए किसी दूसरे वाक्य पर निर्भर नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे वाक्यों के समूह को हम लोग कहते हैं संयुक्त वाक्य। तो इस तरह से हमारा जो संयुक्त वाक्य है वो खत्म हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि इन तीन प्रकार के वाक्यों के अलावा भी अर्थ के आधार पर जो वाक्य है उसको विभाजित किया जाता है। अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद कुछ इस प्रकार से हैं। पहला है हमारा विधिवाचक। विधिवाचक मतलब जिसका से केवल हम लोगों को छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। जैसे मैं कहता हूं कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो इससे क्या मिला? केवल इन्फॉर्मेशन मिला। तो सिंपल वाक्य जो केवल इन्फॉर्मेशन देते हो, सूचना देते हो, तो ऐसे वाक्यों को हम लोग कहते हैं विधिवाचक वाक्य। तो जेकर से कोनवे बात कर होवे कर बोध होवे, उके हमरे मन विधिवाचक वाक्य कहिला। जैसे हम पढ़ चुकली, तो हम पढ़ चुके, तो ये क्या दे रहा है? बस इन्फॉर्मेशन दे रहा है, बस सूचना दे रहा है। तो ये हो जाएगा विधिवाचक। अब निषेधवाचक में क्या होगा? जिसका ऐसा वाक्य जिसमें नहीं का बोध हो, मतलब ना करने का बोध हो, नहीं का बोध हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं निषेधवाचक वाक्य। जेकर से कोनवे बात कर नी होवे कर बोध होवेला, उके हमरे मन निषेधवाचक वाक्य कहिला। जैसे हम नी पढ़ ही, तो जहां पर भी नी नहीं ये सब शब्द आएंगे ना, तो वो हो जाएगा निषेधवाचक वाक्य। जो मना करते हो किसी चीज के लिए, तो वो हो जाएंगे निषेधवाचक वाक्य। नेक्स्ट है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य क्या होता है? जब आप किसी को आज्ञा देते हो, परमिशन देते हो, ऑर्डर देते हो, तो ऐसे वाक्यों को हम लोग कहते हैं आज्ञावाचक वाक्य। तो जेकर से आज्ञा देवे कर बोध होवे, उके हमरे मन आज्ञावाचक वाक्य कहिला। जैसे तोय पढ़, तुम पढ़ो, तो ये क्या दे रहा है? आज्ञा दे रहा है। दरवाजा बंद करो, तो दरवाजा को बंद करने के लिए हम लोग आज्ञा दे रहे हैं, तो ये हो गया आज्ञावाचक वाक्य। नेक्स्ट चौथा जो प्रकार है वो है प्रश्नवाचक वाक्य। तो ऐसा वाक्य जो प्रश्न पूछता हो उसे हम लोग कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। जेकर से कोनवे किस्म का सवाल करे कर बोध होवेला, उके हमरे मन प्रश्नवाचक वाक्य कहिला। जैसे तोय का पढ़थिस, मतलब तुम क्या
क्या पढ़ रहे हो। तो ये प्रश्न पूछ रहा है और इसका चिन्ह ये है कि जहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क होगा ना वो प्रश्नवाचक वाक्य होगा। अब हम लोग बात करते हैं विस्मयवाचक वाक्य। विस्मय कहने का अर्थ है जो मन का अचानक भाव को प्रकट करना, अपने मन के भाव को अचानक प्रकट करना, जैसे हर्ष हो गया मतलब खुशी हो गया, दुख हो गया, ठीक है, उसको जब हम लोग अचानक से प्रकट करते हैं तो ऐसे वाक्य जिसके द्वारा हम अपने दिल की बातों को अचानक प्रकट करते हैं, मन के भाव को अचानक प्रकट करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं विस्मयवाचक वाक्य। जैसे ओह अब हम का किताब के पढ़ूं, मतलब जब आप पढ़ लिए और देख रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे, दुख से बोलेंगे कि ओह अब हम का किताब के पढ़ूं, मतलब मैं अब किस किताब को पढ़ूं कि अब ये जो है वो सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएं। तो ये हो गया हमारा विस्मयवाचक वाक्य। तो उसका परिभाषा यहाँ पे लिखा हुआ है, जेकर से अचरज मतलब जिसका से आश्चर्य, दुख सुख का बोध हो उसको हम लोग कहते हैं आश्चर्यवाचक। अब यहाँ पर जो आश्चर्यवाचक है ना उसमें यहाँ पर हमेशा विस्मय आदि बोधक जो हमारा चिन्ह है जिसको हम लोग एक्सक्लामेटरी मार्क कहते हैं इंग्लिश में, ये जिसका उल्टा आई ये हमेशा रहेगा इस विस्मयवाचक वाक्य में। अब हम लोग जो छठा प्रकार है उसको देखते हैं, वो है संदेहवाचक वाक्य। तो जेकर से कोनवे बात ऊपरे संदेह करल जाए, जिस वाक्य से हम लोगों को संदेह का बोध होता हो उसे हम लोग कहेंगे संदेहवाचक वाक्य। ऊ पढ़ ले होवी, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, संदेह जाहिर कर रहे हैं, इसीलिए ये हो गया संदेहवाचक वाक्य। नेक्स्ट जो है वो है इच्छावाचक वाक्य, मतलब इकर से कोनवे किस्म कर इच्छा चाहे शुभकामना कर बोध होवेला। तो जब आप ऐसे वाक्य बोले चाहे ऐसे वाक्य पढ़ें जिससे आप अपने इच्छाओं को जाहिर कर रहे हैं या किसी को शुभकामना दे रहे हैं तो हम लोग उस वाक्य को कहेंगे इच्छावाचक वाक्य। जैसे है यहाँ पर तोय पढ़ के पास हो जा, मतलब तुम पढ़ करके पास हो जाओ, ये हमारा इच्छा है, तो ये हो गया इच्छावाचक वाक्य। नेक्स्ट है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य है जहाँ एक वाक्य दूसर वाक्य कर संभावना ऊपर निर्भर करेला। जैसे पानी बरसी तो धान उपजी, तो यहाँ पर धान उपजने का जो बात है वो पानी के बरसने पर निर्भर कर रहा है। तो ऐसे वाक्यों को हम लोग कहते हैं संकेतवाचक वाक्य, जो संकेत के आधार पर हम लोगों को दर्शा रहे हैं कि एक चीज का पूरा होना किसी दूसरे चीज पर निर्भर करेगा। तो ऐसे वाक्यों को हम लोग कहते हैं संकेतवाचक वाक्य। तो इस तरह से आज का ये वीडियो क्लास हमारा खत्म होता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारा ये वीडियो क्लास पसंद आ रहा होगा। अगर हमारा ये कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है और आपके लिए यूजफुल है तो हमारे इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसे ही अच्छे कंटेंट्स ला सकें जो जेएसएससी के द्वारा ली जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। जिस भी परीक्षा में नागपुरी का सिलेबस होगा ना उसमें ये सारे टॉपिक जो हैं वो काम आएंगे। तो इस तरह से हम लोग आज के इस क्लास को ख़त्म करते हैं। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।